तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को, इस चैप्टर में टोटल 3 बड़े बड़े टॉपिक पढ़ने थे। पहला क्या था? पहला था इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हमने पूरा कर लिया। दूसरा क्या था बेटा? ईएमएफ, वो भी पूरा हो गया। अब इस चैप्टर का तीसरा और लगभग आखिरी टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर ले लिया। यहाँ देखना बेटा, मैंने इस कंटेनर के अंदर वाटर ले लिया और अब इसके अंदर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा। जैसे मान लो मैंने इसके अंदर NaCl डाल दिया, ठीक है, मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। सबसे अच्छा एग्जांपल NaCl का होता है। तो अब जैसी NaCl पानी के अंदर जाएगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा और आयंस बनाएगा। तो ये जो इस वक्त सॉल्यूशन बना है, इसी को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो किसी इलेक्ट्रोलाइट से बनाया जाता है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो किसी इलेक्ट्रोलाइट से बनाया जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और आज के क्लास में हम इसी सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के 5 प्रॉपर्टी होते हैं। एक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। तो ये 5 प्रॉपर्टी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के होंगे। तो एक एक करके मैं ये सारे प्रॉपर्टीज इस सॉल्यूशन के आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इससे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जितने प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, ध्यान सुना बेटा, ये जितने प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का होता है या यूं कहो कंडक्टर का होता है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप पहले ये समझ लो बेटा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एक्चुअली क्या होते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोलते हैं। अब आपको पता है 3 ही तो फेस आमतौर पर हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में या नॉर्मल साइंस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जहाँ तक हमको पता है गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और करता भी है तो बहुत बहुत अलग टाइप का कंडीशन होता है। अगर आपने क्लास 11th ठीक से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े थे और आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े थे, उस समय मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि गैस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर उसका बहुत अलग ही लेवल का कंडीशन होता है। तो एक साधारण इंसान तरह सोचूं तो गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो फिर बच गया अब 2 चीज़ें, या तो सॉलिड या तो लिक्विड। तो एक नॉर्मल लेवल पे जब सोचा जाता है तो बेटा अगर किसी कंडक्टर के बारे में सोचते हैं तो कंफर्म है कि या तो वो किस फेस में होगा बेटा, सॉलिड, या फिर किस फेस में होगा, लिक्विड। तो एक आम इंसान किसी कंडक्टर के बारे में जब सोचता है तो उसके दिमाग में 2 ही बातें आती हैं कि या तो वो कंडक्टर सॉलिड होगा या तो क्या होगा बेटा, लिक्विड। याद रखना कंडक्टर मतलब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की। तो कोई भी एक ऐसा सॉलिड बताओ जिसके बारे में आप जानते हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जवाब है सारे मेटल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे मान लो बेटा मैंने यहां पर एक मेटल ले लिया, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या था बेटा? जो होता तो सॉलिड है पर वो मेटल नहीं होता, ग्रेफाइट। मर्क्यूरी मेटल होता है, ग्रेफाइट है ना। ग्रेफाइट जो है वो मेटल नहीं होता, वो नॉन मेटल है, फिर भी एक्सेप्शनली वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। पर ग्रेफाइट क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, उसका रीजन, और मेटल क्यों करता है उसका रीजन सेम है। पर ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, उसको साइड में रखते हैं। पहले बात करते हैं कि किस तरह के सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो बेटा यहां सुनना, अगर कोई सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो डिसाइडेड है कि वो मेटल होगा। डिसाइडेड है कि वो मेटल होगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट क्या बोला मैंने, ग्रेफाइट। अच्छा, अब मेटल क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? बेटा मेटल इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनके अंदर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो इनमें होता है बेटा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई आपसे पूछेगा कि मेटल्स क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो बोलना उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इसलिए।
और इस तरह के कंडक्टर को एक्चुअली मेटेलिक कंडक्टर कहा जाता है। इस तरह के कंडक्टर को हम मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं। एक्सेप्ट क्या बेटा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मेटल नहीं होता, फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसका भी सेम रीजन है। ग्रेफाइट के अंदर भी क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, पर वो मेटल नहीं है। तो एक एग्जांपल के लिए जबरदस्ती हम हेडिंग क्या चेंज करें, तो यूं समझ लो कि अगर कोई चीज सॉलिड है तो फिर कन्फर्म है क्या है वो? मेटेलिक कंडक्टर। अगर कोई लिक्विड है तो कोई लिक्विड कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? मुझे किसी 2-4 लिक्विड के एग्जांपल बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। NaCl जब लिक्विड स्टेट में होगा या मॉल्टेन स्टेट में होगा? हाँ बेटा, जोर से बोलना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बता, फिर इसी बात पे 4 और बता दे, और बताना 4 एग्जांपल। तो मैंने बोला NaCl, उसने बोला HCl, H2SO4, HNO3, यानी कुल मिला के मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो बेटा अगर कोई चीज लिक्विड है, गौर से सुनिएगा, अगर कोई चीज लिक्विड है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो कंफर्म है कि उसके अंदर आयंस होंगे। कोई ऐसा लिक्विड बता सकते हो जो है तो लिक्विड पर उनमें आयंस नहीं होते? बेंजीन में आयन नहीं होता, टॉल्विन में आयन नहीं होता, क्लोरोफॉर्म में आयन नहीं होता, एसीटोन में आयन नहीं होता। तो ये सब ऐसे लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। हाँ, पर अगर किसी लिक्विड में आयंस होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और आयंस अपने आप नहीं आते, डालना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं क्या मिलाने की? इलेक्ट्रोलाइट। तो यूं समझ लो बेटा कि अगर कोई चीज लिक्विड है तो पहली बात वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? फ्री आयंस, या आयंस के मूवमेंट के कारण, मूवमेंट ऑफ आयंस। तो याद रखना, मेटेलिक कंडक्टर क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो कंडक्टर है जिसमें आयंस पाए जाते हैं, इनको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो यूं कहूंगा कि अगर कोई चीज सॉलिड है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसको आप क्या नाम देंगे बेटा? सीधा मेटेलिक कंडक्टर। और अगर कोई चीज लिक्विड है और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो कंफर्म है उसको आप क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्योंकि कंफर्म है कि अगर कोई लिक्विड है तो उसमें आयंस होंगे, और आयंस कहां से आते हैं? इलेक्ट्रोलाइट से आते हैं। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक हम क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टर बोलते हैं। और इन दोनों में से ये जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं बेटा फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। तो यूं समझ लीजिए कि अब हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इस सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप लोगों ने किसी मेटल के कंडक्टर के बारे में कभी पढ़ा है? अगर कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो कभी हम क्या देखते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, कौन सा मेटल कम करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? तो हम क्या देखते हैं बेटा कि कौन सा मेटल ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है। तो वही चीज हम यहां पर भी देखेंगे। आपको यह भी पता होगा कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को अपोज करने वाला एक प्रॉपर्टी पाया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिकल के कंडक्टेंस को या करंट के फ्लो को रोकने वाला एक प्रॉपर्टी पाया जाता है मेटल्स के अंदर। क्या बोलते हैं उसको? रेजिस्टेंस। तो वो इसके अंदर भी पाया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो जो प्रॉपर्टी पाया जाता है वही प्रॉपर्टी इसमें भी पाया जाएगा। तो क्या है वो प्रॉपर्टी? तो ये जो मैं बता रहा था ना बेटा, ये सब रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सब किसके प्रॉपर्टीज हैं? तो ये सब जो है बेटा, ये सब किसके प्रॉपर्टीज हैं? ये सब मेटेलिक कंडक्टर के प्रॉपर्टीज हैं, और वही प्रॉपर्टीज इनके भी होंगे। तो अब एक एक करके मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के सारे प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो एक बार इसको ऐसे ही लिख ले रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि कितने तरह के कंडक्टर होते हैं। फिर एक एक करके मैं आपको सारे प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो 2 तरह के कंडक्टर होते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के ऊपर। इस चैप्टर में जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक थे वो हो चुके हैं बेटा। ये इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक है।
बस 2-4 फॉर्मूला याद करना है, फिर समझ लो इसके क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे टफ था इलेक्ट्रोलाइसिस, ईएमएफ इजी था और ये सबसे इजी टॉपिक है। तो हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अभी कुछ ऐसा आइडिया है कि टेस्ट वगैरह कब होने वाला है? पहला टेस्ट किसी स्कूल में डेट आ गया, ऐसा कुछ है क्या? कौन सी क्या डेट क्या है? 24 जून। और किसी स्कूल में बेटा 24 जून? तो आज क्या है? अच्छा आप तो मई चल रहा, सॉरी। अच्छा तो स्कूल खुलने के 1 हफ्ते बाद। और कोई? कब? जून, मतलब स्कूल खुलने के लगभग 1 हफ्ते के बाद सभी स्कूलों में टेस्ट होगा। ठीक है, और क्या शुरुआत 2 चैप्टर या 3 चैप्टर? 2, और 2 होंगे तो ये और पहला वाला चैप्टर, और 3 होंगे तो इसके बाद वाला चैप्टर भी। ठीक है, स्कूल खुलने से पहले तीनों चैप्टर हमारे हो चुके होंगे और एक शायद इनऑर्गेनिक का चैप्टर भी हमारा हो चुका होगा। जैसे ही आपका टेस्ट होने वाला रहेगा तो प्लीज़ मुझे 1 हफ्ते पहले बताना। जब भी कोई टेस्ट होने वाला रहेगा उसके 1 हफ्ते पहले बताएंगे, ताकि एक क्विक रिवीजन उस चैप्टर का हम लोग कर लें। पर तो सब लिए हैं, पर याद कहाँ रहता है आप लोग को। ठीक है, तो एक रिवीजन कर लेंगे हम लोग। चलो आगे बढ़े फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आप लोग को यहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा बेटा। चलो, सबसे पहला प्रॉपर्टी आपके सामने आ रहा है, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा। सबसे पहला प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। सबसे पहला प्रॉपर्टी है बेटा रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, जरा गौर से सुनेगा। मान लीजिए कि मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। सपोज मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया और बेटा इसके अंदर ना मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये देखिए, मैंने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहां से मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा और ये चेक करूंगा कि ये सॉल्यूशन कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और कौन है जो इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को रोक रहा है। तो पहले मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट ले लिया बेटा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं। आपको तो पता है ये आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। गौर सुनना, ये जो आयंस हैं यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वही उसको अपोज भी करता है। तो क्या समझे बेटा, ये जो आयंस हैं ये करंट के फ्लो को अपोज भी करेंगे। गौर सुनिएगा, ये जो आयंस होते हैं ना, ये आयंस करंट के फ्लो को अपोज भी करते हैं। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि अब द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज रेजिस्टेंस। कोई आपसे पूछता है बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, तो कह देना कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, ये करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं और उस फिनोमिना को रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपको पता है ये बहुत अजीब सा एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं होता है। आपको मालूम है रेजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं होता है, कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस जैसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता और रेजिस्टेंस को एक्यूरेट कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है।
पर फिजिक्स में हम कैसे उसे एकदम एक्यूरेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो रेजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं होता, हम बस कंपेयर करते हैं किसी दो ऑब्जेक्ट को और ये पाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट में ज़्यादा करंट कैरी हो रहा है और एक ऑब्जेक्ट में करंट कम कैरी कर रहा है। तो हम ये चेक करने लग जाते हैं कि आखिर किसी एक ऑब्जेक्ट में ज़्यादा करंट क्यों फ्लो हो रहा है और एक में कम क्यों फ्लो हो रहा है। तो हमने एक अप्रॉक्स प्रॉपर्टी जनरेट कर दिया, अच्छा इसमें रेजिस्टेंस होता होगा, कोई तो रजिस्ट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस एक, याद रखना, रेजिस्टेंस एक हाइपोथेटिकल प्रॉपर्टी है, पर कंडक्टेंस हमारे पास एक्यूरेट था, उसके बिहाफ में हमने रेजिस्टेंस एक्यूरेट निकाल लिया, पर रेजिस्टेंस एक्चुअल में एक हाइपोथेटिकल प्रॉपर्टी होता है। आप सबने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि रेजिस्टेंस के बारे में, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं थोड़ी देर में आपको, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले बात बेटा, अगर आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है तो जो चीज अब तक आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस के बारे में वही यहां पर भी अप्लाई होने वाला है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटेलिक वायर है, एक और मेटेलिक वायर है, कोई बताएगा इन दोनों मेटेलिक वायर में से किस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? नीचे वाले में। तो आपको पता है कि जिसका लेंथ ज्यादा होता है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा। फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर एक मेटेलिक वायर है और एक और मेटेलिक वायर है, पर एक जो है थोड़ा पतला और एक मोटा है, किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है? ऊपर वाले में। तो पतले वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और मोटे वाले में रेजिस्टेंस कम। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। यानी कि इन दोनों एग्जांपल से मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली। तो ये लॉजिक जब एक मेटेलिक कंडक्टर में लगता है तो यहां पर भी लगता है। मेरे कहने का मतलब है बेटा, ये जो कंटेनर आपने लिया है, इस कंटेनर में लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और एरिया यानी कि चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा? कम, उतना ही कम होगा। तो याद रखना, यहां पर रेजिस्टेंस का जो लॉजिक आप मेटेलिक कंडक्टर में अप्लाई करते थे वही यहां पर भी अप्लाई कर रहे हो। हाँ, तो ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है बेटा। अच्छा, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा तो कांस्टेंट साइन के तौर पर यहां पर ये एक साइन लगा दिया मैंने। ये देखो बेटा, यहां पर एक कांस्टेंट साइन मैंने लगाया हुआ है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इस साइन को रो बोलते हैं, इस साइन को रो बोलते हैं। वो एक कांस्टेंट है, क्या होता है बताऊंगा। तो ये यूं समझ लो बेटा, रेजिस्टेंस निकालने को आएगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, जहां पर एल क्या है? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर, और ए क्या है बेटा? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर। अच्छा जी, यूनिट सब जानते होंगे बेटा, इसका यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का क्या होता है? इसका यूनिट ओम होता है, जिसको हम इस तरह से बेसिकली डिनोट करते हैं। तो यहां पर गौर से सुनेगा, गौर सुनेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, गौर सुना बेटा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कहां खोया है बेटा? अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है कुछ सोच सोच के, क्या हो गया? अब दिन में भी चालू कर दिया तुम लोग यार, चलो ठीक, रात को नींद नहीं आती अलग बात है, सोचते सोचते। अब दिन में भी खोया खोया लग रहा है तू। बाल कटा के आना के क्लास बता रहा हूं मैं, इतना खो गया कि भूल जा रहा बाल कटाना है। तो क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। अच्छा, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि रेजिस्टेंस जो होता है, गौर सुनेंगे बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको आप कैसे लॉजिकली समझ सकते हैं? जरा गौर सुनेगा, मैं एक कोशिश करता हूँ आपको समझाने का कि आप कैसे इसको लॉजिकली समझ सकते हैं। जरा गौर सुनेगा, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए एक मैंने मेटेलिक वायर ले लिया, मैं मेटेलिक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, और आपको पता है कि अगर ये एक मेटल है, अगर ये एक मेटल है तो ये इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट कर रहा है क्योंकि, गौर सुनना, क्योंकि बेटा इसमें क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान सुनना मैं जो बता रहा हूं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो कर किसी भी डायरेक्शन में, इधर या इधर, मान लीजिए फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ये आराम से फ्लो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अचानक से सपोज इस मेटल के इस जगह को थोड़ा सा पतला कर दूं बेटा, ये देखिए, अगर इस तरह से पतला कर देता हूं तो एक बात बताओ, तुम जितना पहले यहां पर वोल्टेज अप्लाई किए थे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया था, अभी भी आपने उतना ही रखा है, पर इस पर क्या कर दिया आपने? अचानक से जो एरिया है आपके कंडक्टर को उसे छोटा कर दिया, पर क्योंकि पोटेंशियल उतना ही है तो इलेक्ट्रॉन तो उतना ही फ्लो करेंगे अभी भी जितना पहले फ्लो कर रहे थे। तो हाँ, अब अगर आप कहेंगे सर आपने वायर पतला कर दिया तो अब मैं पोटेंशियल भी कम दूंगा, तो वो अलग बात है,
पोटेंशियली कम तो फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर तो। पर आप उतना ही वोल्टेज दे रहे हो और अचानक आपने मेटल को पतला कर दिया, यानी एरिया कम कर दिया, एरिया कम कर दिया। तो जैसे ही एरिया कम होगा, पर क्योंकि पोटेंशियल उतना ही है तो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही फ्लो करेंगे ना। तो अब बताइए बेटा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अब छोटे से जगह से पार होना है, इस छोटे से जगह से पार होना है। अब वहां पर फंसने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहां पर फंसने लग जाएंगे और ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे। तो अब वो फंस रहे हैं तो हम कहेंगे कोई तो जो रोक रहा है, वो खुद अपने आप को ही रोक रहे हैं। रजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं होता है, रजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं होता है। बस एक ऐसा एनवायरमेंट बन जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो आपने जैसे ही एरिया कम किया, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, वो जोर लगाएंगे, जोर लगाएंगे, मेटल गर्म हो जाएगा, मेटल गर्म होगा, जल जाएगा ये वायर। जब रजिस्टेंस अचानक बढ़ जाता है तो वायर जल जाता है ना, ऐसे कुछ पढ़ते ना हम लोग। तो अब बताइए, जैसे ही मैंने एरिया कम किया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो गया। क्यों, कहां से फ्लो कर पाएंगे, जगह आपने कम कर दिया और वोल्टेज अभी भी उतना ही रखा है तुमने। तो अब अल्टीमेटली जगह कम होने की वजह से उनका फ्लो करने का जो स्पेस था वो कम हो गया। वो उतने ही ताकत से फ्लो करना चाहते हैं पर ताकत बढ़ते जा रहा है, जगह कम हो गया तो वो फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो हम अल्टीमेटली क्या बोल देते हैं बेटा, एरिया कम तो रुकावट ज्यादा। रुकावट मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो एरिया अगर आप कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब बताइए रेजिस्टेंस क्या था, ये तो खुद उन्होंने अपने अंदर पैदा कर लिया ना, जगह कम होने के कारण। तो रेजिस्टेंस एक हाइपोथेटिकल प्रॉपर्टी, पर क्यों हम इसको एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडक्टेंस के वैल्यूज होते हैं, एरिया, लेंथ। हमको अब तुम बताओ, अब मैं क्यों रेजिस्टेंस एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाया, क्योंकि लेंथ और एरिया तो मेरे पास एक्यूरेट है ना। एक मेटल का लेंथ और एरिया तो मेरे पास एक्यूरेट है, इसलिए आज मैं रेजिस्टेंस को एक्यूरेट कैलकुलेट कर पा रहा हूं। पर तुम बताओ, तुम्हारे अंदर भी कोई रेजिस्टेंस तो होगा, तुम्हारे अंदर भी कोई रेजिस्टेंस है। मैं तुमको एक थप्पड़ मारूंगा, फिर दो मारूंगा, मारते रहूंगा, मारते कुछ देर बाद आपका बॉडी अपने आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगा। अब उसको कैसे नापूं मैं, तो कुछ जगहों पर नापना मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पर क्योंकि लेंथ और एरिया का एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास था तो हमको इसको नापते बन गया। तो इस तरह से बस मैं बताना चाहता था कि रेजिस्टेंस कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जो पहले से था, वो किसी कंडक्टेंस को देखते हुए हमने खुद उसके अंदर क्या पैदा कर दिया बेटा, रेजिस्टेंस। तो चलिए बस बता रहा था कि एरिया कम होने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है, बस ये एग्जांपल बता रहे थे। ये सब केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, हम लोग वापस कहानी पे आते हैं। तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है बेटा, करंट के फ्लो को अगर हम कोई अपोज करता हुआ देखिए, कोई क्या खुद ही अपोज करते हैं, वो आयंस, हम क्या कहेंगे उसमें क्या पाया जा रहा है, रेजिस्टेंस। प्लीज कॉपी कीजिए, इसको कॉपी करेंगे। ओके, तो ये पहला प्रॉपर्टी था, क्या था बेटा, ये रेजिस्टेंस। सब लिख लेगा इसको, डायग्राम एकदम अच्छा ना बना चलेगा, जल्दी जल्दी बना सकते हैं आप लोग जैसा आपको ठीक लगेगा। ओके, लिख लिया बेटा सबने। तो ये पहला प्रॉपर्टी था रेजिस्टेंस। अब चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी में चलते हैं। ठीक, तो दूसरा प्रॉपर्टी बेटा, दूसरा प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहां पर जो स्पेसिफिक वर्ड यूज हो रहा है ना बेटा, स्पेसिफिक का मतलब होता है खास, किसी खास जगह पर पाया जाने वाला रेजिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है सुनिएगा, चलो समझते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो याद है अभी अभी कुछ देर पहले मैंने ये वाला साइन बनाया था, रो, इसको रो कहते हैं। तो ये जो साइन है एक्चुअली वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ही साइन था बेटा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से सुनेगा। सपोज फिर से मैंने एक कंटेनर ले लिया
और इस कंटेनर के अंदर फिर से मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इसमें मैंने पानी डाल दिया बेटा, और उसके बाद इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। जल्दी बताइए, ये जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो इनमें रेजिस्टेंस भी पाया जाएगा। तो रेजिस्टेंस कहां पर पाया जाएगा? पूरा यहां से लेकर के यहां तक जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है ना, पूरे सॉल्यूशन में आपको रेजिस्टेंस जो है देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब सुनना, इस कंटेनर में अब मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे ना पूरे कंटेनर में कितना रेजिस्टेंस है ये नहीं जानना है। पूरे कंटेनर में कितना रेजिस्टेंस है मुझे ये नहीं जानना है। मैं काम करता हूं, इसके अंदर ना मैं खास जगह बना लेता हूं। ये देखो, मैंने इस कंटेनर में एक स्पेसिफिक जगह सेलेक्ट कर लिया। ये देखो बेटा, मैंने इस कंटेनर में एक खास जगह चुन लिया, एक स्पेसिफिक जगह मैंने चुन लिया। और जानते हैं, मैंने यहां पर ये जो स्पेसिफिक जगह चुना है, इस जगह का लेंथ है बेटा 1 सेंटीमीटर और एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यूं समझ लो कि मैंने यहां पर जो खास जगह चुन लिया है उसका वॉल्यूम कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बताओ, आयन तो सब तरफ है, लेकिन मुझे ये नहीं जानना कि पूरे सॉल्यूशन में कितना रेजिस्टेंस है। अब बस मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने ये जो खास जगह चुन लिया है, इतने जगह में कितना रेजिस्टेंस होगा। ये कहलाएगा बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? खास। तो मैंने यहां पर एक जो खास जगह चुन लिया है, तो मेरे द्वारा चुने गए इस खास जगह में या इस स्पेसिफिक जगह में जो रेजिस्टेंस पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे आप? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अगर बुक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो बुक में ऐसा लिखा है बेटा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जितने हिस्से में जो आपको आयंस दिख रहे हैं, वो आयंस जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, क्या कहलाएगा वो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब जितने हिस्से में जो भी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा उसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। आप इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा, आप कह सकते हैं इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक क्या सॉल्यूशन। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जितने हिस्से में जो भी रेजिस्टेंस पाया जाएगा उसको आप क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और मैंने आपको बोला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बेटा हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो से। और अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि ये जो रो है यही आपका एक्चुअल में क्या है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर यहां से रो को अलग कर दूं तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? बोलिए, रो इक्वल टू क्या बन गया बेटा? आर ए अपॉन क्या बन जाएगा? एल। तो यूं समझ लीजिए ये आपका फॉर्मूला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने का। इसका यूनिट क्या हो सकता है बताएंगे मेरे को? यूनिट क्या हो सकता है इसका? रेजिस्टेंस से क्या होता है बेटा? ओम। लेंथ का क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ का सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया बेटा? ओम सेंटीमीटर। तो ये किसका यूनिट है? इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। प्लीज कॉपी करेंगे बेटा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जितने हिस्से में जो रेजिस्टेंस होगा उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाएगा, उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाएगा। तो बस आपको यूनिट अच्छे से याद करना है, डेफिनेशन और फॉर्मूला, फिर समझ लो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपसे एकदम आराम से बन जाएंगे। कॉपी कर ली? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जितने हिस्से में जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे।
सबने कॉपी कर लिया? ठीक है, अब तीसरे प्रॉपर्टी में चलते हैं बेटा। हटा दूँ ये? तो तीसरा प्रॉपर्टी है अब कंडक्टेंस। तीसरा प्रॉपर्टी बेटा कंडक्टेंस। थर्ड प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं बेटा। तो कंडक्टेंस क्या होता है, जरा गौर सुनेगा। कंडक्टेंस का एकदम सिंपल सा मतलब है कि आपके पास जितने भी आयंस हैं, आपके पास जितने भी आयंस हैं, मान लो इस कंटेनर में आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया बेटा, ये बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है। कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस। तो मैंने एक कंटेनर में पानी ले लिया और इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और ये उसके आयंस हैं। तो गौर सुनेगा, एक सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होते हैं, जितने भी आयंस होते हैं, उनके द्वारा जितना भी करंट फ्लो किया जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, कंडक्टेंस बोल देंगे। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितना भी करंट कैरी करने का टेंडेंसी पाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोल देते हैं सीधा। तो एक एक आयन, गौर सुनना, एक एक आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि ये वाला आयन इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट कर रहा है तो ये नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जितने भी आयंस आपको दिख रहे हैं, हर कोई थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं बेटा, कंडक्ट करते हैं। तो एक सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होते हैं उनके द्वारा जितना भी करंट कैरी करने का टेंडेंसी पाया जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, सीधा कंडक्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, रजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, जस्ट अपोजिट है। तो उसको ऐसे भी कहा जाता है बेटा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या बेटा, रेजिस्टेंस। तो ये जो कंडक्टेंस होता है ना, कंडक्टेंस सीधा रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है बेटा। यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टेंस उतना ही क्या होगा, कम। और इसका यूनिट क्या होगा बेटा, ये देखिए इसका यूनिट क्या होगा। तो तुमने 1/r, आर मतलब रेजिस्टेंस, तो क्या हो गया, ओम। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा बेटा, ओम इनवर्स। कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ओम इनवर्स को आप ऐसे भी बना सकते हैं। और जो ओम इनवर्स होता है ना, इसको मो भी बोलते हैं बेटा। ओम इनवर्स को मो भी कहा जाता है, या फिर इसी को कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं। इसी को कैपिटल एस से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल एस से। तो गौर सुनेगा, इसको हम लोग साइमन का कहते हैं। तो जब भी कहीं पर भी कैपिटल एस लिखा हुआ दिखे तो समझ आना बेटा वो ओम इनवर्स है। कहीं पर भी कैपिटल एस लिखा हुआ दिखे तो समझ आना वो कंडक्टेंस का यूनिट है। प्लीज कॉपी करेंगे बेटा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं ना।
कॉपी कर ले बेटा सबने इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां देखो। अब नेक्स्ट है बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा, अब स्पेसिफिक वर्ड मैंने यूज किया, मतलब डेफिनेशन लगभग वैसा ही होगा जैसे आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में पढ़ा था। तो आखिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा बेटा? ये देखिए फिर से मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मैंने पहले वाटर ले लिया और अब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप डाल सकते हैं। ये देखो मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब इधर सुनो, ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अभी बताओ पूरा का पूरा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो पूरे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? सी। पूरे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को सी लिखेंगे। पर फिर से मैं वही बात कहूंगा कि पूरे सॉल्यूशन में कितना कंडक्टेंस है मेरे को ये नहीं जानना है, मुझे बस ये जानना है कि मैंने यहां पर जो एक स्पेसिफिक जगह बना लिया है, ये देखो बेटा मैंने फिर से एक स्पेसिफिक जगह कंसीडर कर लिया और ये भी उतना ही है जितना मैंने पहले कंसीडर किया था। जल्दी बताइए ये मैंने कितना लिया है बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या समझे, 1 सेंटीमीटर क्यूब जितने हिस्से में बेटा जो भी आयंस आपको दिख रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जितने हिस्से में जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उनके कंडक्टेंस को आप क्या नाम देंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आप यहां पर फिर से वही स्टेटमेंट लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कॉपी कीजिए इसको। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा उसको आप क्या नाम देंगे बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस नाम देंगे। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं बेटा इस साइन से। ये देखो इस साइन को बोलते हैं बेटा कप्पा या कापा, जो भी आप कहना चाहें। ये देखो ये के नहीं है ना, ये के नहीं है इसमें, इसको मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, तो इसे कप्पा या कापा जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो अब यहां सुनना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से डिनोट करते हैं। और अब यहां देखेंगे प्लीज ये होता क्या चीज है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बात नहीं करो, इधर सुनो, एक बात बताओ, एक बात बताइए, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है? गौर सुनेगा, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, तो फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगा। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या था बेटा? रो। तो जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल था, वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगा। और अब जल्दी बताओ मुझे रो का वैल्यू क्या था? रो का क्या वैल्यू था बेटा? याद है भी कुछ देर पहले लिखा हुआ था आर ए अपॉन क्या था? एल। तो रो का वैल्यू अगर यहां पुट अप कर दूं तो बेटा कप्पा का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ 1/r L/A, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है फॉर्मूला स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालने का। इसी फॉर्मूला को ना एनसीईआरटी में ऐसा भी लिखा हुआ है बेटा, इसके प्लेस पर ना G स्टार या G एस्ट्रिक भी लिख देता है। तो जरा गौर से सुनेगा, यहां पर ये जो L/A होता है ना उसको G स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं बेटा सेल कांस्टेंट, इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब इन सबका क्या मतलब बताऊंगा, पहले कॉपी कीजिए इसको। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगा। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा बेटा? ये देखो इसका यूनिट क्या होगा, ये देखो क्या लिखे थे 1/r L/A। तो बताओ बेटा
नीचे क्या लेंगे आप, ओम। लेंथ क्या होता है, सेंटीमीटर, और एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 1/ओम 1/सेंटीमीटर, यानी कि इसका यूनिट क्या बन गया बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये है इसका यूनिट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, अब भी मैंने बताया था ओम इनवर्स को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो अगर साइमन पर सेंटीमीटर लिखा है, साइमन पर सेंटीमीटर, तो समझ जाना वो कप्पा का ही वैल्यू है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो भी कंडक्टेंस होगा उसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। कॉपी कर लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको बताने जा रहा हूं। अभी 4 हमने पढ़ लिए, 5 पढ़ने हैं, पर 5वें तक पहुंचने के लिए आपको एक थियरी समझना पड़ेगा। मैंने टोटल आपको बोला था बेटा 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हम लोगों ने, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एक और बचा हुआ है, 5वां प्रॉपर्टी है मोलर कंडक्टेंस। पर उसको समझने के लिए आपको ना एक थियरी समझना पड़ेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां देखना बेटा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एकदम गौर से सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सपोज मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने ले लिया बेटा वाटर, और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। गौर से सुनेगा, मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। गौर सुनना। तो बताइए इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसको क्या नाम देंगे आप, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, तो इसे कंडक्टेंस क्या नाम देंगे बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा ठीक है, अब मैं काम करता हूं, इस कंटेनर में ना मैं पानी डाल दूंगा बेटा, डाइल्यूशन कर दूंगा। ध्यान सुनना, अब जो बताने जा रहा हूं मैं, इस कंटेनर के अंदर अब मैं क्या करूंगा, जितना इलेक्ट्रोलाइट पहले था अभी भी उतना ही है, जितना इलेक्ट्रोलाइट पहले था अभी भी उतना ही है, पर मैंने इस बार क्या कर दिया, अब इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसमें ना मैंने डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन मतलब इसमें मैंने और पानी मिला दिया, पानी मिला देने से वॉल्यूम बढ़ गया। ये देखो वॉल्यूम बढ़ गया, और जो आयंस यहां पर थे वो तैरते तैरते ऊपर पहुंच गए। अब आपको बताना है कि यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू पहले से कम हो गया होगा या बढ़ गया होगा या सेम रहेगा, कप्पा का वैल्यू बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या फिर सेम रहेगा। जितने आयंस पहले थे अभी भी उतने ही आयंस हैं, आयंस मैंने चेंज नहीं किया है, सिर्फ पानी डाल दिया मैंने। क्या होगा, क्या क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, इस पे यानी कप्पा का वैल्यू कम हो जाएगा। सुनना, यहां पर आप यहां पर डाइल्यूशन कर रहे हैं और किसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेटा, कप्पा का। तो कप्पा का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू डाइल्यूशन कम होता है। समझना कैसे, ये बताओ, ये बताओ, इस हिस्से में जो आयन थे उसको आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया था बेटा, तो इस हिस्से में जो आयन थे उसके कंडक्टेंस को आपने क्या नाम दिया था बेटा, कप्पा। अब ये बताओ, इतने हिस्से में जो आयंस थे उसी के कंडक्टेंस को आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला था, पर जब पानी डाल दोगे तो पानी डालने से क्या होगा, इस एरिया में जितने भी आयंस हैं आधे आयंस तैर के ऊपर चले गए। तो क्या समझे, पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम, आयंस तैर के ऊपर चले गए ना। तो इतने एरिया में जितने आयंस थे आधे आयंस तैर के ऊपर चले गए, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जितने हिस्से में आयंस कम पड़ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन अब कम हो गया। तो आयन के कंडक्टेंस को बोलते हैं ना कि वॉल्यूम कंडक्टेंस को बोलते हैं, वॉल्यूम नहीं, किसके, आयन। तो 1 सेंटीमीटर में अब आयन कम हो गए, तो इसका जो वैल्यू है क्या हो गया बेटा, डिक्रीज। तो इसको लिख लेंगे वहां पर, लिखो वहां पर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे आगे का चीज डिसाइड होने वाला है। ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। और उसके बाद बस एक ग्राफ बना लो, आपको याद रहेगा कि डाइल्यूशन करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होता है बेटा।
करेक्ट। बस एक ग्राफ बना लो कि डाइल्यूशन करने पर इसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और अब इसी की बेसिस पर अब अगला जो प्रॉपर्टी वो आपको बताने जा रहा हूं बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी है मोलर कंडक्टेंस। लिखिए प्लीज, लास्ट प्रॉपर्टी है मोलर कंडक्टेंस। मोलर, यहां पर मोलर वर्ड यूज हो रहा है बेटा, यानी कहीं ना कहीं यहां पर मोलारिटी वर्ड यूज होने वाला है, फिर मोल वर्ड यूज होने वाला है। आपने नोटिस किया इतने देर से मैं बार बार ये कंटेनर बना रहा हूं, इसके अंदर मैं वाटर ले रहा हूं और उसके बाद इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, पर अभी तक एक बार भी हमने इस बारे में बात नहीं किया था कि हमने यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कितना लिया है। हम अभी तक इलेक्ट्रोलाइट के क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो मान लो बेटा मैंने कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो ना 1 मोल है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो आप सुनो कि पूछेगा मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, तो बस इतना कह देना कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाने के बाद जितने भी आयंस बनाएंगे उनके कंडक्टेंस को क्या नाम देंगे बेटा, मोलर कंडक्टेंस। और ये बताइए अगर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर हुआ तो फिर ऐसे में इस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना हो जाएगा, 1। अरे 1 मोल 1 लीटर में जब प्रेजेंट होता है तो मोलारिटी का वैल्यू क्या आता है बेटा, 1। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मोलर कंडक्टेंस क्या है, तो इसके 2 डेफिनेशन है। पहला, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने भी आयंस बनाएंगे उसके कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। या फिर दूसरा डेफिनेशन है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी कितना है, 1, उसके कंडक्टेंस क्या बोलेंगे बेटा, मोलर कंडक्टेंस। तो लिखिए डेफिनेशन बोलता हूं मैं। तो मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ, it is the conductance of all the ions present in, all the ions produced by 1 mole electrolyte, 1 mole electrolyte। या फिर एक और डेफिनेशन लिखो, बोलता हूं मैं, एक और डेफिनेशन की बेटा, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ, it is the conductance of 1 molar electrolytic solution, it is the conductance of 1 molar electrolytic solution। मोलर, और बेटा ये जो मोलर कंडक्टेंस होता है ना, मोलर कंडक्टेंस को इस साइन से डिनोट करते हैं बेटा, ये लैम्डा होता है और इसको हाफ लैम्डा बोलते हैं, हाफ लैम्डा, और नीचे मैंने m लगा दिया, मतलब मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, और मोलर कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। प्लीज कॉपी करेंगे, ये मोलर कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, और इसका यूनिट होता है बेटा, मोलर कंडक्टेंस का यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लिखिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लिख लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा। फिर एक क्वेश्चन और पूछूंगा आप लोगों से, एक क्वेश्चन और पूछूंगा, ध्यान सुनना। ये मेरे तरफ से ये आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए आज के क्लास का। यहां सुनना बेटा, मैंने फिर से एक कंटेनर ले लिया, प्लीज ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मैंने फिर से एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने पहले तो ये देखो, ध्यान से सुनना, इसको मैं क्या बता रहा हूं। ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया बेटा। ये जो सॉल्यूशन है ना, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, गौर सुनना,
1 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो अब आपको बताना है कि इस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस का क्या नाम होगा। इस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस का क्या नाम होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान सुनिए। ये बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्टेंस होता है उसे क्या नाम दिए थे? हाँ, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उसे कंडक्टेंस को क्या नाम दिया आपने बेटा? मोलर कंडक्टेंस। तो इसका क्या नाम होगा? अब ये मत बोल देना कि मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस ये बोलना है कि यहां पर इस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस का अलग से कोई नाम नहीं है। हाँ, इस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को आप चाहो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं या फिर बेटा मोलर कंडक्टेंस। यानी कि यहां पर गौर सुनना, यहां पर मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों क्या रहेगा बेटा? इक्वल। क्लियर है? दोनों नाम आप यूज कर सकते हैं, पर मिला के यूज नहीं कर सकते। तो अब बताइए इस सॉल्यूशन का क्या कंडक्टेंस होगा, क्या नाम देंगे? तो आप या तो कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कहेंगे बेटा मोलर कंडक्टेंस। अच्छा ठीक है, और दोनों इक्वल है यहां पर। लेकिन अब देखना क्या होने वाला है, अब मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर में बेटा मैंने डाइल्यूशन कर दिया, यानी कि मैंने पानी डाल दिया। तो जैसे ही मैंने पानी डाला तो आधे आयंस तैर के ऊपर चले गए। तो अब बताइए, अब किसका वैल्यू चेंज होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस का? पहले कितने आयंस थे? पहले यहां पर कितने आयंस थे? 1 मोल। अभी भी कितने आयंस है? 1 मोल। यानी कि मोलर कंडक्टेंस जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस चेंज आएगा। क्योंकि बेटा क्यों चेंज आएगा पता समझ में आ गया ना, बता चुका हूं मैं आपको। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले हिस्से में आया सब कम। तो अब क्या ये दोनों इक्वल रह पाएंगे? नहीं, अब ये इक्वल नहीं रह पाए। तो अब सुनो बेटा, अब ये इक्वल नहीं रह पाए तो बताइए वॉल्यूम बढ़ने से कौन बदला इन दोनों में से? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो क्या मैं यहां पर नीचे V लिख सकता हूं ये बताने के लिए कि वॉल्यूम और स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है वो दोनों क्या होते हैं बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो जो स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा? कम। क्लियर है बात? तो अब ये जो फॉर्मूला ऐसे था वो ऐसे हो गया। तो याद रखना, जब तक आप 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लोगे और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लोगे तब तक दोनों सेम रहेंगे बेटा। जहां आपने वॉल्यूम ऐड किया तो सीधा वॉल्यूम यहां पर नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है उसके वो क्या हो गया बेटा? रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले बताना, ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? ये बुक में दिया है फॉर्मूला। V नीचे है और कापा ऊपर है। इसकी मीनिंग समझ में आ गया? क्या मीनिंग है? दोनों एक दूसरे क्या हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और हो भी रहा है, सही बात है। वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो कापा का वैल्यू क्या हो रहा है? कम। लेकिन अब हम लोग कहां पर फंसने वाले, यहां देखना। अब हम लोग कहां पर फंसेंगे? क्या मैं इस V को इधर ले आऊं? अब ये फॉर्मूला ऐसे बन गया, और अगर जैसे ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा तो बेटा ऐसे में तो अब V और मोलर कंडक्टेंस आमने सामने आ गए। तो अब क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सामने आ गया मतलब क्या हो गया बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब इसका क्या मतलब? जब इसका मतलब तुमने ये निकाला था कि वॉल्यूम बढ़ाऊं तो कापा का वैल्यू क्या होगा? कम। तो अब इस फॉर्मूला से क्या मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा? बताइए अब, क्या वॉल्यूम यानी पानी डालने पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ने वाला है? अगर बुक का डेफिनेशन देखो, बुक कैसे फंसा रहा है आपको। बुक में साफ साफ लिखा है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। और पहले इसमें कितना था? 1 मोल। अभी भी कितना है? 1 मोल। तो बुक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोलर जो कंडक्टेंस है वो बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी कितना है बेटा इसमें? 1 मोल। पर उसी बुक में ये फॉर्मूला भी दिया है, और ये फॉर्मूला कह रहा है कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो इसको बढ़ना चाहिए। तो अब यहां पर डेफिनेशन और ये फॉर्मूला एकदम एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है। तो गलत दोनों नहीं है, ध्यान सुना, गलत अपने प्लेस पर दोनों नहीं है। पर अब क्वेश्चन था कि क्या ये फॉर्मूला सही हो सकता है। तो अब ये सही होगा कि नहीं, ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है ना, वॉल्यूम बढ़ाने से मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइएगा इसके लिए। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में रिवील करता हूं बेटा, ठीक है? चले, तो आज क्लास भी तय करते हैं।
और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। ठीक, पढ़ के आएंगे थोड़ा सा प्लीज़।